नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और शिव जी आपको भी नमस्कार। और आज चर्चा की शुरुआत जैसे कि हमेशा की तरह आप करेंगे और आप ही बताइए कि क्या आज हमारे पिटारे से दर्शकों के लिए निकलने वाला है। खबर बड़ी है, दिल थाम के बैठना चाहिए। अखिलेश यादव बिहार पहुंच गए और बिहार पहुंच के जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। अवध में हराया था, फिर उन्होंने अयोध्या को ले जाके बिहार में रख दिया और मगध में हराएंगे। मगध की चर्चा बड़ी रहती है बिहार में और सबसे ज्यादा जो सीटें आती हैं वो मगध से आती हैं। अवध में हराया था, मगध में हराएंगे, बिहार में एनडीए को हराएंगे। ये कह के वो खामोश भी नहीं हो पाए थे। उस पर अभी रथ पर सवार हुए, गाड़ी पर, और रोड शो के लिए निकले। उधर ममता बनर्जी ने घेरा है सरकार। ममता बनर्जी ने कह दिया कि 500 टीमें यहां भी आ गई एसआईआर करने। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया उड़ीसा का, तो बंगाल का क्यों नहीं किया? ये चोरी चोरी चुपके चुपके हो क्या रहा है? उड़ीसा का तो खुल के ऐलान हुआ कि उड़ीसा में एसआईआर होगा, फिर तो चुनाव आयोग ने बंगाल का क्यों नहीं ऐलान किया कि हम बंगाल में भी एसआईआर करने वाले हैं? हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इस एसआईआर पर सब इकट्ठे हैं। और उद्धव ठाकरे तो ये भी कह रहे हैं कि 9 सितंबर को कोई ऐतिहासिक परिणाम ना आ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये सारी बातें लेके बस संतोष पाठक जी के पास पहुंचेंगे कि पिटारा खोल दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए कि 2243 घरों में कितने वोटर रहते हैं और अखिलेश के बिहार पहुंचते ही ममता दीदी क्यों मैदान में कूदी हैं? क्या पटना आने की कुछ चांस दिख रहे हैं? देखिए बिल्कुल। और शिव जी दर्शकों को बता दूं कि जब तेजस्वी यादव के घर जब नई पीढ़ी का आगमन हुआ तो पश्चिम बंगाल में ही हुआ और अस्पताल में देखने के लिए ममता बनर्जी गई थी। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी थी, चूंकि अब तो वोटर अधिकार यात्रा अपनी समाप्ति की तरफ है, लेकिन ममता बनर्जी भी उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए उनकी पार्टी के समर्थन में बिहार पहुंचेंगी। और बिहार में बंगाल के मतदाताओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको बता दूं कि एक जमाने में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब मैं बंगाल का जिक्र कर रहा हूं तो आज जो बांग्लादेश है ना, उसको भी शामिल कर लीजिए। ये तभी सभी जो थे वो एक ही राज्य हुआ करते थे। और आज भी बिहार की जुडिशरी में पश्चिम बंगाल के लोग बौद्धिक तौर पर बहुत आगे होते हैं। तो बिहार की जुडिशरी में चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसमें पश्चिम बंगाल के लोगों की, पश्चिम बंगाल मूल के लोगों की, बंगाली मूल के लोगों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में क्या हुआ, उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक मेंबर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें कुछ ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन के बगल में आप जब ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो सिर्फ 89 रुपए महीने का खर्च आएगा। और एक और, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए, वो तो आपकी मर्जी पर है। लेकिन जो भक्त लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो कमेंट तो कर दीजिए कम से कम, ताकि भक्त लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाए। अब जैसे शिव जी, हमने कल एक वीडियो डाला था कि पटना में क्यों भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसमें कहीं तो कुछ गलत नहीं था। तमाम लोगों ने आज अखबारों में पढ़ लिया हो, तमाम लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम तो विजुअल नहीं दिखा सकते क्योंकि एजेंसी का कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं किस किस का कॉपीराइट आ जाए। लेकिन वो हुआ। एक भक्त साहब लिख रहे हैं कि केवल आप लोग व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा वीडियो बनाते हो। भैया हद है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? न टीवी देखते हैं, न खबर देखते हैं, न कुछ देखते हैं, और इस तरह का झूठा आरोप लगाते हैं। तो हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि भैया आते हो, वीडियो देखते हो, कुछ कमेंट कर दो ताकि ऐसे लोगों को शर्म आए। और ऐसे घटिया घटिया झूठे कमेंट आते तो उस पर कुछ टिप्पणी कर दो ताकि उनको भी लगे कि हाँ मैं गलत कह रहा हूं। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। अखिलेश यादव,
वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन, पटना से सिवान पहुंचे। और आज की जो 14वें दिन छपरा से यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, और सिवान से अखिलेश यादव भी शामिल हुए। भोजपुर जिले तक उनका राहुल और तेजस्वी के साथ चलने का कार्यक्रम है। और जिस तरह से उन्होंने हमला बोला और जो बातें आपने कही, उन्होंने आज एक तिकड़ी का जिक्र कर दिया। एक तिकड़ी तो वो खुद बना रहे हैं, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, जो यूपी और बिहार की राजनीति को बदल सकता है। उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे कूद गई, ये भी अपने दर्शकों को आगे बताऊंगा। लेकिन सीधे सीधे, और रोहिणी आचार्य भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और जो कहा उन्होंने, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और अधिकारी, इनकी जो घपला तिकड़ी है, ये मिलकर वोटों की डकैती डाल रही है। वोट चोरी नहीं, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातों से थोड़ा सा आगे निकल गए कि ये लोग मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। दरअसल यह वो 3 तिगाड़ा है जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान और भविष्य बिगाड़ा है। भाजपा अपने भोले भाले समर्थकों के भोलेपन का भी दुरुपयोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, दुष्प्रचार के लिए करती है। यानी अखिलेश यादव सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बेस पर, कह रहे हैं कि भाई उनका उपयोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रहे हैं। और वाकई जो भी भाजपाइयों का समर्थन करते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर हो, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, एक बड़े पत्रकार ने लिखा कि 2 नाम पत्रकारों के लिखे कि इन राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ रहना हुआ। पत्रकार के आगे राष्ट्रवादी? भैया पत्रकार तो वही होता है जो देशभक्त होता है। पत्रकार क्या हो गया? पत्रकार तो वही होता है जो देशभक्त होता है। जो देशभक्त नहीं है वो पत्रकार कैसे? और फिर बता दो कि देश में और सरकार में फर्क होता है। मैं भारतीय हूं, अपने देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं अपनी सरकार की गलत और बुरी नीतियों का विरोध न करूं। तो देश इक्विवेलेंट टू सरकार नहीं हो सकता। मोदी इंडिया नहीं हो सकते, इंडिया मोदी नहीं हो सकते। इंडिया हम सबसे ऊपर है, हम सबके दिल में है, जिसके लिए हम अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं। लेकिन वो वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ, ये पता नहीं कौन सी नई धारा आ गई है। लेकिन ठीक है, जमाना बदल रहा है। जैसे ही अखिलेश यादव बिहार की धरती पर उतरे, कल उतरे थे, उसके बाद आज वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने देखा होगा, रोहिणी आचार्य खड़ी है खुली जीप में, तेजस्वी यादव खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे हुए। कई तस्वीरों में राहुल गांधी भी आपको नजर आ रही है। तो इनके बीच में जो केमिस्ट्री बन गई है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन गई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री ने यूपी में बीजेपी का बंटाधार कर दिया। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री बन रही है, वो बिहार में एनडीए गठबंधन का बंटाधार करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया, आप सुन के चौंक जाएंगे। एक घर में कितने लोग रह सकते हैं? बिल्कुल 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग। चलिए ज्वाइंट फैमिली हो गई तो मान लेता हूं कि 30 लोग, 35 लोग। गांव में अभी भी संयुक्त परिवार का कल्चर जिंदा है। ये हिंदुत्व की बात करने वाले उदारवाद की ऐसी आंधी देश में चला दिए हैं, उपभोक्तावाद की ऐसी आंधी चला दिए हैं कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। खैर वो एक बड़ा सामाजिक विषय है, लेकिन गांव में अभी भी संयुक्त परिवार है, फिर भी 30, 40, 45 लोग। कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा, जो आरोप लगाया, ज्ञानेश कुमार साहब जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों के सामने रख देता हूं कि बिहार में 2243 ऐसे पते हैं। फिर दोहरा देता हूं, 2243, मतलब 2243 ऐसे घर हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर, यानी 2243, 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। और 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनमें 500 से ज्यादा वोटर है, यानी एक घर में 500 से ज्यादा वोटर। ये तो बारगी है। और उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि मधेपुरा के रही जगतपुर के एक बूथ में 1069 वोटर है, और ये सभी 1069 वोटर मकान नंबर 3 पर रजिस्टर्ड है, एक ही नंबर पर। इससे पहले आया था ना कि 0 पे 0000 मकान नंबर है, 1 मकान नंबर है, वो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं। अब गांव में लैंप पोस्ट के नीचे कौन रहता है? अब सोचिए, गांव में तो पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, और अगर उनके पास घर पक्का नहीं होगा तो भी वो झोपड़ी मचान को जिस तरह का बना लेते हैं, जिसका अपना एक नंबर होता है। तो अब ज्ञानेश कुमार साहब की बातों पे कितना भरोसा करेंगे? अब पश्चिम बंगाल पे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च और अप्रैल में चुनाव, सीधे सीधे कह रहा हूं।
अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है मार्च अप्रैल में। असम विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है मई 2026 में, तो उसमें भी मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। केरल का विधानसभा का कार्यकाल भी मई 2026 में खत्म हो रहा है। तमिलनाडु का भी मई 2026 में खत्म हो रहा है। पुडुचेरी का जून 2026 में खत्म हो रहा है। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में, जरा देखिए, एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में जो कुल 294 सीट है उसमें से 292 सीट पर चुनाव हुए। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में कितने चरणों में हुए पता है? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण नहीं, 8 चरण। ये भाई साहब ऐसी सरकार है, पूरे देश में एक देश एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं। एक राज्य का चुनाव 8 एक चरण में नहीं करवा पा रहे, 8 चरण में लेकर जाना पड़ रहा है। और वहां पर अगले साल चुनाव है मार्च अप्रैल में। भाई सितंबर का महीना आने वाला है, अगस्त समाप्ति पे है, अभी करवा ले चुनाव आयोग ऐसा ही है। किसने रोका है? आप जानबूझकर अंतिम समय पर क्यों जाना चाहेंगे अफरा तफरी करवाने के लिए, राज्य का माहौल खराब करने के लिए? और ममता बनर्जी ने, जैसे मैंने कहा था कि राहुल गांधी जब मैदान में उतर गए तो अखिलेश यादव ने भी पकड़ लिया, स्टालिन ने भी पकड़ लिया, तेजस्वी यादव ने भी पकड़ लिया, ममता बनर्जी ने भी पकड़ लिया। और ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है। चुनाव आयोग का जो अधिकार क्षेत्र होता है, चुनाव के दौरान 3 महीने का अधिकार क्षेत्र होता है, यानी जब चुनाव हो तब जो जिलों के डीएम होते हैं वो निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं और वो फिर चुनाव आयोग के आदेश पर काम करते हैं। जिलों के जो कप्तान होते हैं, एसपी, एसएसपी, वो भी चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करते हैं। लेकिन क्या 5 साल तक चुनाव आयोग डीएम और एसएसपी को आदेश दे सकता है? अभी तो चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र है नहीं पश्चिम बंगाल, लेकिन वो उसमें उतर गया है। और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, 1-2 टीम नहीं, 30-40 टीम नहीं, 50-100 टीम नहीं, 200-250-300 टीम नहीं, 400-450 टीम नहीं। वो सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करने के लिए अन्य राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बनाकर पश्चिम बंगाल भेजी है। इसका जवाब इसका जवाब आना चाहिए। 500 से ज्यादा टीमें भाजपा ने भेजी है, चुनाव आयोग ने भेजा है। कौन कौन इस टीम में शामिल है, कहां कहां से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, किस अधिकार से इनको पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है, किस अधिकार से ये पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के पास जाकर उनसे कहेंगे कि आप हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, आप अपना पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि 11 मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड तो शामिल है नहीं, वोटर आई कार्ड तो शामिल है नहीं, राशन कार्ड तो शामिल है नहीं। बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनका नाम नहीं जुड़ा है वो आधार कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को भी अभी तक चुनाव आयोग पूरी तरह से मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, 500 से ज्यादा टीमें पश्चिम बंगाल में भेजी गई है। बिहार में तो 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया था, 3 लाख के बाद में काटे जाने की बातें कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में कितने लाख लोगों का नाम काटा जाएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी पहले से ही मैदान में उतर गई है। बहुत ज्यादा चीजें आसान अब रहने वाली नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पर पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। कल आपने देखा एक चैनल पर मोहन भागवत को अभिभावक बताते बताते मामला ही बिगड़ गया। ये कौन लोग हैं? मोहन भागवत आरएसएस के अभिभावक हो सकते हैं, मोहन भागवत आरएसएस समर्थकों के अभिभावक हो सकते हैं, मोहन भागवत से देश के अभिभावक नहीं हो सकते। इस देश के अभिभावक राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, कांग्रेस के लोगों के अभिभावक हो सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का अभिभावक हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के अभिभावक हो सकते हैं, देश के अभिभावक नहीं हो सकते। इसलिए भी कोई थ्योरी लगानी है। और वो भिड़े जा रहे हैं, एंकर कह रहा है कि मेरे माता पिता मौजूद है, मेरे अभिभावक वो है, मैं नहीं मान सकता। तो इस देश में चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं। आज गालियों वाला वीडियो उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी आ गया, हिमाचल का, जो राहुल गांधी को गालियां दे रहा था। क्या उस वीडियो पर माफी मांगी गई? आप जितना क्रोधोगे, संतोष पाठक जी आप पत्रकार हो, ऐसा कोई दल है जो दलदल में नहीं फंसा है? कोई आज गाली दे रहा, कोई 2 दिन पहले दे चुका, कोई 2 दिन बाद बदतमीजी करेगा। ऐसा हो सकता है?
नहीं, और इस मामले में अगर मेडल देना हो तो आप प्रधानमंत्री जी को भी दे सकते हैं। और आपको बात बताएं, कोई आज गलत कर रहा है, कोई कल गलत करेगा, सब जानते हैं। और संतोष जी एक बड़ी बात बताएं, प्रकृति में बरसात आती है, सरद आती है, गर्मी आती है, हर मौसम की अलग अलग फसल होती है। और जब से ये हाइब्रिड का जमाना आया है, फसल हर महीने मिलती है। अभी बरसात में आपको मटर की फली आ रही है, थोड़ी महंगी मिल रही है। अब यही हमारे बोलचाल के भावार्थ में आ गया है। हम आपको कहते हैं संतोष पाठक जी, कल आप और हम में थोड़ी सी और मित्रता बढ़ेगी तो फिर हम संतोष पाठक तक आ जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद हम सीधा सीधा संतोष तक आ जाएंगे, पाठक भी अलग हटा देंगे, जी भी अलग हटा देंगे। मार्केट में अब नफरत इतनी परोसी जा रही है, बातचीत का नजरिया बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गया है, शब्दों की परिभाषा खत्म हो चुकी है, बोलचाल के दायरे से शब्द निकल गए हैं, अब शब्द घुस चुके हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय राहुल गांधी को गाली दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो आज कोई भी कार्यकर्ता मंच से गाली देने में डरता। अगर रमेश बिधूड़ी की कार्रवाई होती तो आज गाली देने से डरता। अगर अनुराग ठाकुर ने जब मंच से गाली दी, मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो लोग गालियां देने से डरते। हम किससे सीखते हैं? अपने परिवार में जाते हैं तो किससे सीखते हैं? अपने पिताजी से सीखते हैं, अपने बड़े भाई से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी बुआ से सीखते हैं, अपने चाचा से सीखते हैं। और जब राष्ट्र में जाते हैं तो किससे सीखते हैं? अपने सीनियर नेताओं से सीखते हैं, प्रधानमंत्री जी की भाषा, उसके बाद उनके मंत्रियों की भाषा, गृह मंत्री की भाषा। गृह मंत्री का वीडियो आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने, एक वीडियो आया सोशल मीडिया पे कि मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया अखिलेश यादव ने, और वो वीडियो हम आगे बढ़ाते रहे और वो झूठा था और गलत था, लेकिन माहौल के हिसाब से चल गया और उसका फायदा हमें मिल गया। एक बात और शिव जी, आपने रमेश बिधूरी साहब का जिक्र किया। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राहुल गांधी के मंच से जो वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए जब निकल गई, उसके बाद किसी ने कुछ अपशब्द कहे, कांग्रेस पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पवन खेड़ा ने ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा दिया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, लेकिन उसके खिलाफ राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यालय पर प्रोटेस्ट करने की योजना बना रही। कल पटना में बड़ा बवाल हुआ, पटना की सड़कों पर बड़ा बवाल हुआ। अब दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय जो कोटला रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहां पर भी बीजेपी प्रचंड प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। और आपको पता है किसका तैयारी कौन कर रहे हैं? रमेश बिधूरी साहब। जी हाँ, रमेश बिधूरी साहब ने अपने सोशल मीडिया पर बैठक की तस्वीरें शेयर की है एक्स पर, और क्या लिख रहे हैं जरा देख लीजिए। कांग्रेस द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में कल 30 अगस्त 2025 को यानी आज कांग्रेस मुख्यालय कोटला रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर होने वाले प्रचंड प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर तुगलकाबाद आवास पर वार्ड प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं। और ये बड़ी भीड़ लेकर आएंगे, हो सकता है चल भी रहा हो, तो ये अपने क्षेत्र से बड़ी भीड़ लेकर आएंगे। और इन्होंने खुद क्या बयान दिया था, उसके खिलाफ किसने प्रदर्शन किया, किसने नहीं किया, खैर क्या कहा जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उस समय कार्रवाई की होती तो बाद में किसी पर हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक चीज और आ जाता हूं, आधार कार्ड को लेकर मैं जरा दर्शकों को बताता हूं कि कैसे दो तरफा रवैया, इसको आप कुछ भी कह लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार का, अखबार में खबर छपी हुई नवभारत टाइम्स में। यूपी सरकार की नई पहल, संपत्ति रजिस्ट्री के बाद अब खतौनी में स्वतः दर्ज होगा नाम, आधार से जोड़ने की तैयारी। क्या करोगे भैया आधार से जोड़ के? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि मानेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा देखिए, UIDAI ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है और निर्देश क्या दिया है कि 5 से 15 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक हुआ जरूरी और वो उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवाए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर आज ही नवभारत टाइम्स में छपी है कि तमाम बच्चों के जो आधार कार्ड जोड़े जा रहे हैं तो उससे उनके पास रियल डाटा आएगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्या है, वो रियल डाटा उनके पास आ जाएगा। क्या करेंगे स्कूल के बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ के डाटा बैंक तैयार करके? ये तो 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 में पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार है।
2047 में कोई और से कुमार होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो आधार कार्ड मानेंगे नहीं। क्यों उन बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो उनका आधार कार्ड उनके पूरे एजुकेशन परफॉर्मेंस के साथ जोड़। ये होता है डबल स्टैंडर्ड। भागवत जी तो यूटर्न ले लिए, भागवत जी तो पलट गए, ना 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 मैंने नहीं कहा था 75 साल के बाद, ना तो उनको रिटायर होना है ना मुझे रिटायर होना है, काहे मेरे पीछे पड़ गए हो हाथ। आधार कार्ड पे जहां आपको जरूरी है, जहां आपको डेटा चाहिए आधार कार्ड के साथ जोड़ दो, और जहां नहीं चाहिए, जहां फंस रहे हो वहां चुनाव आयोग कहेगा नहीं नहीं हम आधार कार्ड को तो मान्यता नहीं दे सकते, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो क्या करे आधार कार्ड फ्रेम में लगा के अपने घर की दीवारों पर टांग दे कि हाँ ऐसा भी एक कार्ड हमारे देश में होता है। क्या जरूरत है आधार कार्ड की? दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग पर हेडक्वार्टर बना हुआ है, कई करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे उसको बनाने में, क्या जरूरत है बनाने की? ये तमाम सवाल तो उठेंगे। अब भागवत साहब यूटर्न ले लिए, चलिए भागवत साहब का मानना है, नरेंद्र मोदी जी का अपना ये उनके परिवार का संघ परिवार का मामला है, वो देखते रहे। लेकिन मोहन भागवत अभिभावक है। ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, इस देश ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सम्मान किया, लेकिन जब उन्होंने चीन के फ्रंट पर गलतियां की तो इसी देश की लोकसभा राज्यसभा में उनके खिलाफ तक बयान दिए, और विपक्षी राजनीतिक दलों ने तो दिए ही, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने भी बयान दिए। इस देश ने इंदिरा गांधी का सम्मान किया, दुर्गा की उपाधि दी, लेकिन जब उन्होंने देश में आपातकाल लगाया, उससे पहले जो गड़बड़ियां की, इस देश ने उनको सजा दी, फिर से वापस माफी मांगी, सत्ता में आ गई। इस देश ने राजीव गांधी जैसे नेताओं को बोफोर्स का एक कलंक लग गया, हालांकि बाद में वो साबित नहीं हो पाया, तो उनको भी सजा दी चुनाव में सत्ता से बाहर हटाकर। अटल बिहारी वाजपेयी भी इससे बच नहीं पाए। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता की ईमानदारी पर जब दाग लगा कारगिल के बाद, कफन और इस तरह के कई घोटालों को लेकर, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो अलग बात है। इस देश में लालू यादव जो सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते थे, उन पर भी जब आरोप लगा तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी इस देश का अभिभावक नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं सम्मान के साथ, बाकी सब इस देश के बेटे बेटियां हैं। कोई इस देश का मालिक बनने की कोशिश ना करे, कोई ये ना कहे कि मैं हूं तो इंडिया है, नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। आप 543 में से 543 लोकसभा सीटें भी जीत कर लिया हो तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमें ये कहो कि मैं देश का अभिभावक हो गया। कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि उनके अभिभावक है। क्या करें, टिकट का मसला है, चुनाव लड़ना है, कई सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों को देश पे तो ना थोपे। अब कोई मजबूरी समझे या जरूरी समझे, इसे कैसे क्या करेंगे? समस्या ये आती है, कभी-कभी तो ये लगता है कि इस देश की मीडिया को क्या हो गया? इतनी उमड़ती भीड़ पर चर्चा नहीं। कहीं अभी ऐसा साल भर का जो अभी प्रोग्राम था, अभी जून में गुजर के गया है सरकार का, तब सर्वे आ गया। अभी सर्वे का कोई मकसद नहीं था, सर्वे आ गया है। एक स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री जापान में, देश में बाढ़ है, आज भी जम्मू कश्मीर में आपदा आई है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, संतोष पाठक की ओर से करता हूं, अपने दर्शकों की ओर से करता हूं। आप सोचिए कि आप और हम यहाँ लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं, अभी कोई जलजला आ जाए, हमारा आप दब जाएं, क्या सोचेंगे? हम तो ये भी नहीं बता पाएंगे हम कर क्या रहे थे। और ये जो जलजला आता है, ये आसमानी आफत जो टूटती है, बादल फटते हैं, सैलाब आता है, ये संतोष पाठक जी उसी तरीके से है कि लोगों को पता ही नहीं है क्या हो गया। जो जहां बैठा था वो वहीं रह गया। आपने देखा उत्तराखंड में कितने मकान बह गए। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का राज्यपाल था, आज तक आंकड़े सामने नहीं आए। कुंभ में कितने लोग जान गंवा बैठे, आज तक 2000 1500 लापता हैं। वो लापता हैं कहां? अब तो कई महीने गुजर गए कुंभ को गए हुए। आप आंकड़ों से खिलवाड़ करते हो, और जहां आंकड़ों से खिलवाड़ होता है वहां सच सामने नहीं आता। सच सामने नहीं आता तो हमें यही पता नहीं लगता कि हम डाउन में जा रहे हैं कि अप में जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अरे आपने क्या मजाक बना दिया देश को।
चुनाव आयोग को अपने तथ्य प्रस्तुत कर देने चाहिए। चुनाव आयोग को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि आइए, हम आपके बैठ के समस्याओं का समाधान करेंगे, और अगर आपको कहीं गड़बड़ी लग रही है तो हम दोबारा करा देते। लेकिन ये तो अब सब समझ गए हैं, और इसकी शुरुआत भी किसी और ने नहीं की है, इन्हीं दलों ने की है। 2007 में बसपा सरकार में आती है, विधान परिषद का चुनाव होता है, और 39 में से 35 सीटें जीतती है, और जब सपा आती है तो 39 में से 36 सीटें जीती है, बीजेपी आती है तो 37 सीटें जीतती है। तो भैया, क्या सपा और बसपा ने कोई कोर-कसर छोड़ दी थी? जो आपने किया वो और बढ़ता चला जा रहा है। अब आज भाजपा इसी सोच में तो है, कल हमसे सत्ता गई तो जो हम कर रहे हैं वही तो आने वाले करेंगे, तो फिर 85 साल हम वापस नहीं आएंगे, और ऐसे ही हम करते रहे तो 85 साल सत्ता में बने रहे। यही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि इस देश की जनता का 50 साल तक मिजाज बदलेगा नहीं? आप एक सवाल का जवाब नहीं देते। भाई, जो मृतक हैं वो मृतक हुए कैसे, जब आपका प्रत्येक गांव में प्रत्येक जगह बीएलओ गया? आप कह रहे हो राजनीतिक दलों के बीएलए थे मौजूद, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने क्या किया? तो उन्हें घुसने दिया हो तभी तो वो अपनी बात कहेंगे। सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के अधिकारी, मैं बड़ी साफ गोई से कह रहा हूं, सत्ताधारी दल के अधिकारी सुने तो। मैं देखता हूं कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता है, सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता, ये आज थोड़ी है नया, सपा के सरकार में सपा का कार्यकर्ता था, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष पाठक जी, आज जो आप कर रहे हो और उसे थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, तो अगली आने वाला और थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से एक गांव में कथा हो रही थी, कथा में कहा खीर बनेगी, तो उन्होंने कहा कल दूध इकट्ठा होगा, तो सबसे गांव में कहलवा दिया गया नाई के जरिए, भैया कल खीर के लिए दूध ले चलना। शिव कुमार मिश्रा ने सोची संतोष पाठक जी तो दूध लाएंगे ही, हम एक लोटा पानी ले चलते हैं, अपना ढांप के ले गए, ड्रम में डाले आए, हम तो पानी ले गए थे। संतोष पाठक ने सोचा कि शिव कुमार मिश्रा तो दूध ले गए होंगे, हम चलो पानी डाल देते हैं। तो मैं जब ढक्कन खोला ड्रम का तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था, पूरा ड्रम पानी का था। तो इसी दौर में हम सब चल रहे हैं कि जो आएगा वो पानी लाएगा, भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ेगा। इस सरकार में जो 32% कमीशन होता है, अगली आती है 34 हो जाता है। 34 कमीशन नहीं होता तो जो टेंडर 40 लाख में पूरा बनती है, अगली सरकार बनती है तो 50 लाख का वो बजट हो जाता है। कोई टेंडर बढ़ा देता है, कोई कमीशन बढ़ा देता है। कटनी गर्दन हम टैक्स पेयर की है, और हम टैक्स पेयर मजे में तालियां बजा रहे हैं। एक बात और शिव जी, हम बिल्कुल अपनी चर्चा के आखिर दौर में आ गए हैं। जापान के बाद चीन के राष्ट्रपति साहब से मुलाकात होगी, और अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा एक वो आ गया है कि पीएम गिफ्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने गिफ्ट दिया है, चीन जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के डर से कांप रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं फिर कह रहा हूं, भारत नहीं कांप रहा, भारत को कोई कपा नहीं सकता, भारत को कोई डरा नहीं सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गेहूं का आयात बंद कर दिया, उसके बाद हरित क्रांति हुई, भारत अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के सामने नहीं झुके। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि मैं कटोरा लेकर अमेरिका के सामने नहीं जाऊंगा, इस देश के सम्मान को, इस देश की संप्रभुता को गिरवी नहीं रखूंगा। ऐसे नेता हमारे देश में हुए। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करके पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखा दिया, 2 टुकड़ों में बांटकर, जो पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पा रहा है। तो अमेरिका से घबराए नरेंद्र मोदी जब चीन के राष्ट्रपति से मिले, तो उनसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि भगवान की सीधा सीधा बात कीजिएगा कि हम आपके साथ समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन सीमा पर आप परमानेंट समझौता करो कि चीन की सेना कभी भी घुसपैठ नहीं करेगी। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, इस देश के जितने भक्त हैं, जरा मैं उनको बता देता हूं, वो कह रहे कि नहीं जी, रूस के साथ और चीन के साथ हमारी तिगड़ी बन जाएगी और हम डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखा देंगे। रूस में क्या निर्यात करेंगे आप? रूस तो ऑलरेडी जो तेल बेच रहा है हमारे पैसों पर निर्भर हो रखा है, क्या बेचेंगे रूस को आप? और चीन खरीदार नहीं है, चीन बेचने वाला देश है।
चीन तो समझौता करेगा तो कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा ले लो, चीन से ज्यादा सस्ता सामान तो आप बेच नहीं सकते ना। तो अगर अमेरिका का बाजार टैरिफ के कारण बंद हो रहा है तो दुनिया के बाकी देशों में आप घूम सकते हो, रूस और चीन हमारे उस उत्पादन की खपत नहीं कर सकता है। ये जरा मैं भक्तों को सिंपल सा एक आर्थिक लॉजिक समझा कि रूस हमसे खरीदेगा क्या और चीन हमसे क्यों खरीदेगा। चीन तो सिर्फ बेचना 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 जानता है। तो मैं उन भक्तों से कहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री से जरूर ये अपील कर दे कि भैया अमेरिका से डरे हो लेकिन चीन के जाल में फंस मत जाना, कि फिर पता लगे वो इधर भी दबा दे और सीमा पर भी दबा दे। तो जरा दो टूक आंख में आंख मिला के बात करना, 144 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हो और सीधे सीधे कहना कि ठीक है ये रहा व्यापार का प्रपोजल, ये तो हम करने को तैयार है, लेकिन सीमा वाले पे आप हस्ताक्षर कर दो कि जो जहां है वहीं है, और जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तो चीन की सेना कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर ये नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो जैसे अमेरिका में फंसा दिया ना माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड कह के, चीन में भी फंसा देंगे। तो उनसे सिर्फ इतना ही कि भगवान के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में देश के आत्मसम्मान के साथ, संप्रभुता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की अखंडता के साथ कोई समझौता मत कीजिएगा, डरिएगा नहीं। आप जिस दिन खड़े होकर इस देश के सामने कह देंगे कि मुझसे अमेरिका वाले फ्रंट पे गलती हुई लेकिन अब ये गलती आगे नहीं होगी, पूरा का पूरा 144 करोड़ वाला ये देश आपके साथ खड़ा हो। लेकिन आप सच बताइए तो सही, सच बोलिए तो सही, लफाजी बोलने से आगे बढ़िए तो सही। सच बताइए तो सही कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था कि नहीं आया था। सच बताइए तो सही कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पे आपने काम किया था कि नहीं किया था। और सच ये भी बताइए 2025 का नहीं सिर्फ जी, क्योंकि मैं लंबे समय तक मैंने पत्रकारिता की है, मैं इस बात को जानता हूं। सच ये भी बताइए कि 2019 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2019 या शायद 20 का वाक्य है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे, व्हाइट हाउस गए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करूंगा, और उससे पहले उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। तो सच जरा ये भी बता दीजिए कि क्या आपने 2019-20 में ही तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार नहीं दे दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करो। फिर बेचारे चुनाव हार गए, आप प्रचार करने गए, चुनाव हार गए, चुनाव हार कर बाहर होना पड़ा, लेकिन जब से दोबारा सत्ता में आए हैं वो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम, संघर्ष विराम, समझौता, टैरिफ, ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सच बताइए 2019 में आपकी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ था। गुजरात में जो आपने कार्यक्रम किया था वो क्या हुआ था। हाउडी ट्रंप जो अमेरिका में हुआ था, जो करवाने वाले जो उस समय अम्बेसडर थे उनको आपने राज्यसभा मनोनीत कर दिया, उसके पीछे क्या खेल था। और इमरान खान का उस समय डोनाल्ड ट्रंप से मिलना और डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता की बात कहना, ये अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को उस समय किसने दिया था। ये सवाल 2025 का नहीं है, ये सवाल इससे पहले के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का है। और खड़े होकर सच बोलिए, इस देश की जनता को सच बताइए। जी शिव जी। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शकों को ये वीडियो देख के आगे बढ़ा देना चाहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।